सड़कें धूल से भरी हैं। हवा में गर्म लू के थपेड़े। लोग अपने सिर पर गमछा डालकर भागते से जा रहे हैं। कहीं दूर से रिक्शों की घंटियां और एक ठेले वाले की आवाज, ठंडा नींबू पानी ले लो। इंदौर शहर की झुलसाती दोपहरी में एक लड़का बेसहारा घूम रहा था। जून की धूप जैसे आग उगल रही थी। उसके फटे जूतों की तली कब की घिस चुकी थी और कपड़े पसीने से तर थे। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? जेब में फूटी कौड़ी नहीं और भूख से पेट जल रहा है। वह थककर सड़क किनारे एक पेड़ की परछाई में बैठ जाता है। थोड़ी देर तक बस लोगों को देखता रहता है। कोई पानी की बोतल खरीद रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है। कभी मेरे गांव में भी ऐसा नहीं होता था। वहाँ तो भले खाने को कम होता था, पर कोई भूखा नहीं सोता था। धीरे धीरे सूरज क्षितिज से झांक रहा है। खेतों पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी है। ओस की नन्ही बूंदें हरे भरे पत्तों पर मोतियों सी चमक रही हैं। हवा में ताजगी घुली हुई है। कहीं दूर से कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। बैलों के गले की घंटियां टुनटुना रही हैं और उनके साथ चलता हल जैसे धरती को नया जीवन दे रहा हो। पास ही कुछ बच्चे खेत की मेड़ पर दौड़ते खेलते हंस रहे हैं। उनकी खिलखिलाहट में पूरी सुबह गूंज रही है। लड़का अब खुश और संतुष्ट मिट्टी में सना हुआ है, लेकिन चेहरे पर गर्व और चमक है। उसके साथ उसका पिता है, सादा धोती पहने, पसीने से तरबतर, मगर आंखों में सुकून और अनुभव की गहराई है। दोनों मिलकर खेत जोत रहे हैं। बैल आगे बढ़ते हैं और मिट्टी की ताजी महक हवा में घुल जाती है। देखो बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। धरती माँ सबको खिलाती है, बस सच्चा मन चाहिए और पसीने की इज्जत करनी चाहिए। हाँ बाबूजी, एक दिन मैं भी आप जैसा मेहनती बनूंगा। खेत जोतूंगा, फसल काटूंगा और गांव के सबको खिलाऊंगा। पास ही उनकी माँ चूल्हे पर बैठी है। धुएं में लिपटी लकड़ी की खुशबू चारों ओर फैल रही है। तवा गरम है, उस पर रोटियां सिक रही हैं, सुनहरी फूली हुई रोटियां। वह बीच बीच में आंच संभालती है और मुस्कुराकर खेत की ओर देखती है, जहां उसका पति और बेटा काम में मग्न है। माँ, पहले बाबा खाएंगे, फिर मैं। मेहनत उन्होंने ज्यादा की है। घर के पास एक छोटा सा नीम का पेड़ है। नीचे चटाई बिछी है, वहीं रोटियां, प्याज और नमक रखा हुआ है। माँ सबको परोसती है। लड़का बाबा के पास बैठ जाता है। ले बेटा, तू भी खा ले। मेहनत की थकान मिट्टी से नहीं, पेट से मिटती है। हाँ बाबूजी, लेकिन सबसे पहले तीनों मिलकर खाते हैं। पत्तों के बीच से सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ती हैं। हवा में मिट्टी, धुएं और रोटियों की मिलीजुली खुशबू है। बैल पास में बंधे हैं, चिड़िया डाल पर चहचहा रही हैं। लड़का झटके से आंखें खोलता है। सूरज सिर पर है, चारों ओर शोर, धूल और भागते लोग। कोई उसे देखता भी नहीं। काश माँ की रोटी मिल जाए, वो सरसों का अचार। अब तो बस यादें ही रह गईं और पेट में आग लगी है। धीरे धीरे उठता है, पैरों में थकान है, चेहरा सूखा।
वह चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचता है। वहाँ एक ठेला दिखता है, लकड़ी का पुराना ठेला, ऊपर टीन की छत लगी है। बोर्ड पर लिखा है रमेश रोटी कॉर्नर। ठेले से रोटियों की खुशबू आ रही है। पास ही एक आदमी रमेश तवा पर रोटी सेक रहा है। क्या बिना पैसों के रोटी देगा? पर भूख से तो जान ही निकल रही है। चलो पूछ ही लेता हूँ। क्या भाई धूप में जल क्यों रहे हो? बैठ जाओ, रोटी गरम है। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस थोड़ी भूख लगी है। रमेश पलट कर देखता है, थका पसीने से लथपथ लड़का। थोड़ी देर उसे देखते हुए रमेश मुस्कुराता है। अरे पैसा बाद में दे देना, पहले रोटी खा ले। भूख का कोई दाम नहीं होता भाई। रमेश उसे एक प्लेट में 2 गरम रोटियां, थोड़ा आलू की सब्जी और प्याज देता है। धन्यवाद भैया, सच में आज तो भगवान आप बनकर मिले हैं। भगवान नहीं भाई, इंसान हूँ, और इंसान का काम है दूसरे की मदद करना। लड़का बैठकर रोटियां खाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। धीरे और सहमे हुए स्वर में, भैया एक रोटी मिल सकती है? रोटी पलटते हुए लड़के की ओर देखते हुए, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? आओ बैठो यहाँ, गर्मागर्म रोटी निकालता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है। अगर आप चाहें तो मैं बाद में लौटा दूंगा। मुस्कुराते हुए आंखों में अपनापन लिए, अरे बेटा, भूख में पहले रोटी खाई जाती है, हिसाब किताब बाद की बात है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे अच्छे घर से हो। जो बात में सच्चाई हो तो कोई चिंता मत करो। बैठो, मैं सब्जी भी डाल देता हूँ। आंखों में आंसू भरकर गले में रूंधा स्वर, थैंक यू रमेश जी, भगवान आपका भला करे। आप जैसे लोग ही इस दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखते हैं। चौंकते हुए पास जाकर, अरे बेटा, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है क्या? ज्यादा तीखा तो नहीं? नहीं, खाना बहुत अच्छा है। आपका दिल और भी अच्छा है। थोड़ी देर चुप रहता है, फिर रुक रुक कर बोलता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आर्यन खन्ना हूँ, शहर के बड़े व्यापारी विनय खन्ना का बेटा। क्या विनय खन्ना, जो गांधी चौक वाले बंगले में रहते हैं? सिर झुकाकर, हाँ वही। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब ना घर है ना कोई सहारा। कुछ पल चुप रहकर लड़के की पीठ पर हाथ रखता है। बेटा, इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं, उसके दिल से होती है। तुम मेरे ठेले पर कभी भूखे नहीं रहोगे। खुद को अकेला मत समझना। अगर तू चाहे तो मेरे घर रह सकता है, पर मुफ्त में नहीं। सच में? हाँ, लेकिन बदले में मेरे ठेले पर काम करना होगा। मंजूर है? आज से तू मेरे साथ काम करेगा आर्यन।
लेकिन याद रख, ये ठेला सिर्फ रोटी रोल बेचने की जगह नहीं है। यहाँ हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान बेचते हैं। जी रमेश भैया, मैं पूरी मेहनत करूँगा। अच्छा, तो पहला नियम, हर ग्राहक की पसंद पूछो। कोई लाल चटनी चाहता है, कोई हरी, और कुछ लोग बिना चटनी के भी पसंद करते हैं। स्वाद सबका अलग होता है, जैसे हर कहानी अलग होती है। ठीक है भैया, मैं सबकी पसंद पूछूंगा। भाई, एक रोटी रोल देना जल्दी, ऑफिस लेट हो रहा है। जल्दी में, हाँ अभी देता हूँ। यही, अरे यार, मुझे तो हरी चटनी चाहिए थी, ये लाल क्यों डाल दी? माफ करना भाई, जल्दी में पूछना भूल गया। वे यही सीख है बेटा, सुनकर काम करना। खाना बनाना आसान है, पर दिल जीतना मुश्किल। मैं आगे से हर किसी की बात ध्यान से सुनूंगा। यही चाहिए मुझे, ध्यान, लगन और मुस्कान। ग्राहक का पेट भरे या न भरे, उसका दिल जरूर भर जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगली बार हरी चटनी याद रखना और थोड़ा प्याज ज्यादा डालना। हंसकर पक्का भाई, अगली बार आपकी पसंद सबसे पहले याद रहेगी। अंकल, मुझे बिना मिर्ची वाला रोल चाहिए। तुम्हारे लिए स्पेशल रोल बनेगा, बिना मिर्ची लेकिन प्यार भरपूर। गर्व से देखो बेटा, अब तू सही सीख रहा है। यही है असली स्वाद, जब खाना मुस्कान लाए। हाँ भैया, अब समझ गया। रोटी रोल तो बहाना है, असली काम तो लोगों के दिन को अच्छा बनाना है। हंसते हुए बस बेटा, अब तू ठेले का नहीं, दिलों का कुक बन गया है। मंच पर दो ठेले दिखाई देते हैं। एक पर बोर्ड लगा है, रमेश स्पेशल परांठा, और दूसरे पर राकेश फूड पॉइंट। सुबह की हलचल है। ग्राहक रमेश के ठेले पर ज्यादा है। राकेश अपने ठेले से बार बार झांक कर देखता है। वाह रमेश भाई, क्या बात है। अब तो ठेले पर भी स्टाफ रखने लगे। नहीं राकेश, ये मेरा नौकर नहीं, मेरा साथी है। जी, मैं आर्यन खन्ना, विनय खन्ना का बेटा हूँ। चकित होकर हंसी उड़ाते हुए, क्या कहा? वो उद्योगपति विनय खन्ना का बेटा यहाँ रोटी पराठा बेच रहा है। हाँ हाँ हाँ, सावधान रह रमेश, कहीं ये तुझे ही न बेच दे एक दिन। उस दिन से राकेश के दिल में जलन का बीज अंकुरित हो गया। उसे बर्दाश्त नहीं था कि रमेश का ठेला उससे ज्यादा चले। अगली सुबह का दृश्य। रमेश ठेले के पास बैठा है, चेहरा पीला पड़ा हुआ, माथे पर पसीना। आर्यन बेटा, लगता है आज बुखार चढ़ गया है, शरीर में जान नहीं। आप आराम करिए, मैं दवा ले आता हूँ। नहीं बेटा, तू आज ठेला अकेले संभाल ले। सब तुझे आता है, आटा गूंधना, परांठा सेंकना, ग्राहकों से हंसकर बात करना।
अकेले। लेकिन डर मत। जिस दिन तूने डर को हरा दिया, समझ लेना तू असली जीत गया। जा, मेरे हिस्से की मेहनत भी आज तू कर। आर्यन सिर हिलाकर ठेला लेकर चला जाता है। धीरे धीरे शाम ढलती है, सूरज की लालिमा छा जाती है। रमेश बेचैन होकर दरवाजे के बाहर झांकता रहता है। शाम बीत गई, रात उतर आई, पर आर्यन का कोई पता नहीं। रमेश के मन में चिंता ने जगह बना ली। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। रात गहरा चुकी है। रमेश बेचैनी में घर के बाहर टहल रहा है। कहीं ठेला लेकर भाग तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह गुस्से और चिंता से भरकर विनय खन्ना के बंगले की ओर निकल पड़ता है। उस पर बड़ा बंगला दिखता है, ऊंची दीवारें, सुरक्षा गार्ड, चमकती लाइटें। रुको, यह कोई साधारण घर नहीं। किससे मिलना है? लेकिन अगर मुझे विनय खन्ना साहब से मिलना है, उनके बेटे आर्यन की बात है। गार्ड इंटरकॉम पर बात करता है। कुछ देर बाद सिर हिलाकर इशारा करता है, जाओ, अंदर जाओ। अंदर विशाल ड्राइंग रूम। विनय खन्ना सोफे पर बैठे हैं, गंभीर मुद्रा में। हाँ, कहिए, कौन है आप? साहब, आपका बेटा मेरे ठेले पर काम करता था। आज वो ठेला लेकर गया और वापस नहीं आया। सोच रहा था कि शायद वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारा बेटा किसी के ठेले पर काम करेगा? वो घर छोड़कर गया था क्योंकि हमसे नाराज था, लेकिन हमने उसे कभी निकाला नहीं। लेकिन उसने तो कहा था कि आपने उसे घर से निकाल दिया है। झूठ बोला उसने। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा वो खुद भुगतेगा। रमेश को पैसों का लिफाफा थमाते हुए, ये रहे तुम्हारे पैसे ठेले के, अब जाइए। रमेश लिफाफा हाथ में लिए बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर उलझन, दुख और अविश्वास के भाव हैं। सुबह विनय को फोन आता है। तेरे बेटे को हमने किडनैप किया है। 1 करोड़ लेकर पुरानी फैक्ट्री में आ। विनय और सीमा घबरा जाते हैं। पुलिस को बुलाए। नहीं, किडनैपर ने मना किया है। विनय रमेश से मदद मांगता है। शायद राकेश ने किया हो। रात, अंधेरी पुरानी फैक्ट्री। विनय और सीमा बैग लेकर अंदर आते हैं। बैग रखो और पीछे हटो। एक लड़का लाया जाता है, लेकिन वह आर्यन नहीं होता। ये मेरा बेटा नहीं है। आर्यन कहाँ है? मैं मोहित हूँ, आर्यन नहीं। मुझे बस कहा गया था कि नाटक करना है। असली आर्यन कहाँ है मुझे नहीं पता। फिर मेरा बेटा कहाँ है? मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। आर्यन कहाँ है? जो कहा गया है वही करो। हमें रमेश ने पैसे दिए थे ड्रामा करने को। फोन पर 1 करोड़ लेकर पुराने तालाब के पास आओ। इस बार सच में तुम्हारा बेटा हमारे पास। आर्यन, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ पापा, मैंने खुद का किडनैप दिखाया ताकि पैसे मिले। दोस्तों के सामने अमीर दिखना चाहता था। माफ कर दो मम्मी पापा।
गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। वादा करता हूँ मम्मी, अब से सिर्फ सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनूंगा। बेटा, गलती मानना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। मेहनत की रोटी का स्वाद सबसे मीठा होता है, रमेश।